ओके, तो चलो चैप्टर नंबर 2 शुरू कर लेते हैं। और चैप्टर नंबर 2 जो आप लोगों का है ये है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, या आप लोग इसको बायो मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो जो आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 2 है, इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, ये सारे के सारे बायो केमिस्ट्री में आते हैं। तो आप बोले कि चैप्टर नंबर 1 हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे, 2, 3, 4 जो है ये हम बायो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और बाकी 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी है वो टेक्सोनोमी के हैं। उसमें आप लोग सारे का सारा क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ये वाला जो चैप्टर है ये मुश्किल भी है और आसान भी है। अगर मैंने सारा कंप्लीट कर दिया तो फिर मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह कोई टेंशन ना ले, याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं, देखते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में मैंने क्या लिखा है। सबसे पहली बात आप लोगों ने ये याद रखनी है, मैंने हर दफ़ा आप लोगों को बताया है कि इस प्लेनेट के ऊपर 2 तरह की चीज़ें मौजूद है। एक को हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं और दूसरे को हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। मैंने वैसे लेक्चर नंबर 1 में काफ़ी डिटेल डिफरेंस आप लोगों को बताया है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन मैंने एक डिफरेंस यहाँ पर जो है वो पिक करना है इन दोनों के बारे में। मैंने वहाँ पर भी आई थिंक सो ज़रूर बताया होगा कि लिविंग थिंग्स में ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आप समझिए कि लिविंग थिंग्स जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रैंडम नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हुए लिविंग थिंग्स कॉम्प्लेक्स बने होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में आप लोगों ने याद रखना है ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो नहीं है। आप बोलेंगे कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अब इसका अंदाज़ा हम इजीली यहाँ से लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम नॉन लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम बोलते हैं उसमें एटम्स होते हैं, और एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बना देते हैं, आप बोले कि मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो कहानी इधर ही ख़त्म हो जाती है कि हमने एटम्स को समझना है और एटम्स के साथ साथ हमने मॉलिक्यूल्स को समझना है। लेकिन जब हम लिविंग थिंग्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। आप लोग बोलते हैं यहाँ पर एटम्स या एलिमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ यूनाइट होके मॉलिक्यूल बना देते हैं। फिर आप लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके ऑर्गेनेल बना देते हैं। ऑर्गेनेल के बारे में आप लोग डिस्कस करते हैं, यूनाइट होके सेल बना देते हैं। सेल यूनाइट होके टिश्यू बना देते हैं। टिश्यू यूनाइट होके ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन यूनाइट होके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, और मैनी ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर करके एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, या बोले एक इंडिविजुअल बना देते हैं। तो ये असल में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर से शुरू होके लिविंग थिंग्स ऐसे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने लिविंग थिंग्स को बायोलॉजी में समझना है, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें डिफरेंट लेवल्स पे उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 1 में आप लिविंग थिंग्स को सेल लेवल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, या ऑर्गेनेल लेवल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स डिस्कस किए। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में हम क्या करेंगे, याद रखना है आप लोगों ने कि हमने चैप्टर नंबर 2 में ऑर्गेनिज्म को एलिमेंट या एटम लेवल से लेकर मॉलिक्यूल लेवल तक समझना है। हमने ये दोनों लेवल्स जो है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। हमने ये डिस्कस करना है कि एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं, और फिर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसे होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उसका शेप क्या होता है। तो आप लोगों के जो चैप्टर का नाम है वो मुझे आप लोग बता दें क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स है। तो बायो मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन आपके सामने सीधे सीधे बन गया। आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या है, तो आप बोलो कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि किसी भी लिविंग थिंग के बॉडी में पाए जाते हैं उसको हम बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। हमने इस चैप्टर में बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, तभी आप लोगों की चैप्टर का नाम जो है वो रखा गया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया चूँकि ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एटम, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से इसको एक नाम दे देते हैं। इस सब्जेक्ट को या तो हम बायो केमिस्ट्री बोलते हैं, या आप बोले हम इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। स्टार्ट में मैंने आप लोगों को आइडिया दिया
कि चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी है, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 आप लोगों की बायोकेमिस्ट्री है। तो हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या चीज़ है। इसमें एक एक पॉइंट डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नैरो होगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। बायोकेमिस्ट्री के हवाले से मैंने लिखा है कि द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स के साथ साथ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस विद इन लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। मुझे आप लोग बताइए केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हैं। आप लोग बोलते हैं कि हम केमिस्ट्री के अंदर मैटर का कंपोजिशन पढ़ते हैं, इसके साथ साथ मैटर के अंदर जो डिफरेंट रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, किस चीज़ से बना होता है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। जब आप लिविंग थिंग के बॉडी में केमिकल रिएक्शंस पढ़े, इसके साथ साथ उनके केमिकल्स का कंपोजिशन पढ़े, कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, इस सब्जेक्ट को हम बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री उठाते हैं और लिविंग थिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, बस सीधी बात यह है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। फ़ोटो रेस्पायरेशन पढ़ रहे हैं, फ़ोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, आप इसके साथ साथ जो है वो रेस्पायरेशन पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप लोग बोलेंगे कि ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक छोटा सा आप सब्जेक्ट कंसिडर कर ले इसको। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से डिस्कस किया है कि इसमें हम क्या करते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इसमें हम ज़्यादातर फोकस कहाँ पर लेके जाते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स की तरफ लेके जाते हैं। स्पेशली लिखा है कि प्रोटीन और डीएनए, इन चीज़ों को हम समझ रहे होते हैं। मैं अगर थोड़ा सा इसको और भी आसान करने की कोशिश कर लूँ ना, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि बायोकेमिस्ट्री एक वाइडर टर्म है। इसमें आप सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसमें ज़्यादातर आपकी जो डिस्कशन हो रही होती है वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए के हवाले से होती है, आरएनए के हवाले से होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। तो इसमें कोई बहुत मेजर डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अगर आसान डिफरेंस हम करेंगे वो यही होगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारा फोकस मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड लिख के है, लेकिन मैं वैसे बोलूँगा कि हमारा जो फोकस डाइवर्ट होता है वो ज़्यादातर डीएनए आरएनए की तरफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है, डाइवर्ट होता है। चलो, ये वैसे हमारा कोई डिटेल टॉपिक नहीं है, तो टेंशन ना ले अगर समझ नहीं भी आई हो। हम आगे बढ़ते हैं और मैं इस पेज को जल्दी से रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया है कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ने हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं। बायोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। और इस सब्जेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, या बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे जो चैप्टर है ना, आप लोगों की बुक में डायरेक्ट यहाँ पर जो टॉपिक शुरू किया है वो इंटरेक्शंस है, कि ये एटम्स एक दूसरे के साथ मिला के मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। मैंने सिर्फ इसका एक सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो टॉपिक में स्किप नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पर लाइक एकेडमी में भी सीक्वेंस अपनी मर्ज़ी से बना रहा होता हूँ, तो उसके अंदर एक मैजिक होता है, आप लोगों को समझ अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो मैं एक टॉपिक को पीछे करके उससे पहले एक टॉपिक समझाने लगा हूँ, और वो क्या है, वो यहाँ पर यही टॉपिक है कि एटम्स कौन कौन से हैं और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो के मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं, और फिर उन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, वो हमारा अलग लेक्चर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है मैंने कि लिविंग मास ऑफ सेल स्पेसिफिकली एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म जनरली इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सिंपल सी बात है, सीधी बात है, ये आपके पास एक सेल मौजूद है, ये उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये इसके अंदर ऑर्गेनेल सारे के सारे पाए जाते हैं। इसके अंदर, इस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज़ हैं ना, जितने भी ऑर्गेनेलीज़ हैं, इन सबको कंबाइन मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो आप बोले कि लिविंग कंटेंट्स ऑफ द सेल आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन हटा के जो भी बच जाता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड एक्टिविटीज़ एसेंशियल फॉर सेल टू सस्टेन टेक्स प्लेस इन द प्रोटोप्लाज्म। ज़ाहिरी सी बात है कि ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। तो
तो लिखा है कि तमाम के तमाम जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो यहाँ पर इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब कि सेल के अंदर अकर होते हैं, ऑर्गेनेलीज में अकर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस किया है कि इट इज़ चीफली कंपोज्ड ऑफ बायो एलिमेंट्स एंड बायो मालिक्यूल्स विच मेक एंड रन द मशीनरी ऑफ सेल i.e. सेलुलर ऑर्गेनेलीज। लिखा है कि ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये किस चीज़ से बना होता है, ये बायो एलिमेंट से बना होता है और बायो मालिक्यूल से बना होता है, और ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को स्टार्ट में क्या बताया, मैंने बोला कि एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ यूनाइट होके क्या बनाते हैं, मालिक्यूल बनाते हैं। फिर मैंने बोला मालिक्यूल यूनाइट होके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेली बनाते हैं। तो वही बात तो ये लोग भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इन्होंने उलट बात डिस्कस की है कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, इसका मतलब ऑर्गेनेलीज है। फिर लिखा है कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज है वो सारे एक्टिविटीज़ खुद कर रहे होते हैं, ये भी सबको पता है। फिर लिखा है कि ये ऑर्गेनेलीज मालिक्यूल्स और एलिमेंट से बने होते हैं, ये भी सबको पता है, ये तो आसान है। अच्छा, लिखा है कि देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स इन नेचर। यहाँ पर एलिमेंट लफ्ज़ जो है वो मिसिंग है। हमने ये डिस्कस किया कि एलिमेंट कंबाइन होके मालिक्यूल तो बनाते हैं, मालिक्यूल कंबाइन होके ऑर्गेनेल तो बनाते हैं, लेकिन एलिमेंट्स के हैं कितने। आप लोगों की बुक वाले मुताबिक आप लोग 92 याद रखेंगे, पुराने ज़माने का आ रहा है, चलता आ रहा है, तो अभी तक वही है कि 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं पीरियाडिक टेबल के अंदर। अभी तो ज़्यादा है, खैर है। 25 out of 92 are called bioelements because they are found in the bodies of living things। ये जो 92 एलिमेंट्स है ये तो पूरे नेचर में वो बोल रहे हैं। इसमें से 25 ऐसे होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ को बनाते हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, ह्यूमन एंड सो ऑन, सब कुछ। तो 25 आप लोग बोलेंगे कि ये बायो एलिमेंट्स है। लेकिन 16 out of 25 आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो चलो, अगर आप लोगों के लिए बहुत सारा मुश्किल है तो आप लोग बोले कि नेचर में कितने एलिमेंट्स है टोटल, 92, और लिविंग थिंग्स में कितने होते हैं, 25। और इसी के साथ साथ आप लोग याद रखेंगे कि 16 जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो ह्यूमन के बॉडी में पाए जाते हैं। हमने क्या करना है, हमने इन 16 बायो एलिमेंट्स को थोड़ा सा क्लासिफाई करना है। तो इनको हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक को हम बोलते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स और दूसरे को हम बोलते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स उन बायो एलिमेंट्स को बोलते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो। आप समझे कि हमारा 99% बॉडी जो है वो मेजर बायो एलिमेंट से बनता है, और जो इंतहाई थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं हमें, या थोड़े से मौजूद होते हैं हमारे बॉडी में, उसको हम माइनर बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। मेजर बायो एलिमेंट्स टोटल 6 इन नंबर है, और माइनर बायो एलिमेंट्स आप लोग रट्टा लगाएंगे कि टोटल 10 इन नंबर है। मैं आप लोगों के सामने अभी ये जो मेजर बायो एलिमेंट्स है ये बना देता हूँ, यहाँ पर देख ले, सब आपको आते हैं। क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। किसी को कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तमाम के तमाम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स में होते हैं। तो चूँकि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह में मौजूद होते हैं डीएनए, आरएनए में, तो वो तो बहुत सारे हैं, तो ये हमें बहुत सारे चाहिए। कैल्शियम, फास्फोरस बोन्स में है, बोन्स ने कितना स्पेस ऑक्युपाई कर दिया है, तो हमें चाहिए होंगे। ठीक है। जो माइनर बायो एलिमेंट्स है आप लोगों की बुक में उस पर तो कोई ख़ास डिस्कशन नहीं की, लेकिन वो 10 है। पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज़ और इसी के साथ साथ जिंक। यहाँ से जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बायो एलिमेंट, कौन सा नहीं है। तो सपोज़ करते हैं वो बीच में हेलियम जो है वो लिख लेगा, लिथियम लिखेगा, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेलियम और लिथियम जो है वो बायो एलिमेंट्स नहीं है। इसी वजह से आप लोग जो है वो एक दफ़ा इसको कोशिश कर ले कि याद कर ले। याद कैसे करेंगे, 1 मिनट में आंखें बंद करके इसको सुन ले। आप देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं, डीएनए और आरएनए में भी मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन हमारे डीएनए और आरएनए में मौजूद होता है। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ आप लोग याद रखेंगे
कि जो सल्फ़र है वो कुछ प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होता है। सोडियम और क्लोराइड आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर के तौर पर एक्ट करता है। पोटाशियम भी कोफैक्टर होता है। आयरन हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। कॉपर, मैंगनीज और जिंक ये एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं। आप लोग देख ले, कभी भी आप लोगों ने कॉपर अलग से नहीं खाया। आयरन जो है वो डेली आप लोगों को नहीं मिलता। ये वाला जो कंपोनेंट है ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए और ये डेली आपको बहुत सारे अमाउंट में मिलते हैं। ये वाली चीज़ें आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी टॉपिक से जो दूसरा रट्टा आप लोगों ने लगाना है वो इस टेबल से आएगा। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि मेजर बायो एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 मेजर बायो एलिमेंट्स है। वो आपसे सीधे सीधे रट्टे वाले क्वेश्चन पूछेगा कि मोस्ट एबंडेंट मेजर बायो एलिमेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा बॉडी में कौन सा पाया जाता है। तो आप बोलेंगे बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होता है, 65%। मैंने ये ग्राफ आप लोगों के सामने इस वजह से रखा है ताकि ये ग्राफ आपके माइंड में बैठ जाए और देख ले ऑक्सीजन का ग्राफ सबसे टॉप पे है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ये मेजर बायो एलिमेंट होता है। सबको पता चल गया, कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, याद हो गया। और इसी ग्राफ को आप लोग अगर देख ले तो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें सबसे कम कंसंट्रेशन का कौन सा पाया जा रहा है, फास्फोरस। तो अगर वो आपसे पूछे कि मेजर बायो एलिमेंट्स में सबसे स्मॉल अमाउंट में कौन सा पाया जाता है, तो आप देख ले फास्फोरस का सिर्फ और सिर्फ 1% हमारे बॉडी में मौजूद होता है। तो ये क्या है, ये इस ग्राफ का जो शो करना था वो मेरा पर्पज़ था। तकरीबन 1 मिनट से ये स्क्रीन सामने नज़र आ रहा है, तो सब कुछ ऑन पर्पज़ होता है। बस मैं चाहता हूँ इस ग्राफ को आप लोग देखते रहे और ये माइंड में बैठ जाए और ये माइंड में बैठ जाए। ठीक है। अच्छा, जो माइनर बायो एलिमेंट्स है वो इस ग्राफ में यहाँ पर तो दिए गए हैं, लेकिन अगर आप पास्ट पेपर्स उठा के देख ले तो पास्ट पेपर्स में कहीं भी वैसे इसके हवाले से कोई इतना जिक्र नहीं आया। आजकल तो नहीं आएगा, आजकल तो एग्ज़ामिनर ऐसे लो बेस्ड बनाने की कोशिश करेगा तो इधर से नहीं आएगा। अगर आप लोग ग्राफ को यहाँ पर देखेंगे ना तो इसके अंदर ये ट्रेस अल्फाज आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। नॉर्मली जितने भी बायो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम 2 ग्रुप्स में नहीं बल्कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मेजर बायो एलिमेंट, माइनर बायो एलिमेंट और ट्रेस बायो एलिमेंट्स। लेकिन आप लोग की बुक में चूँकि 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है तो इस वजह से मैंने ये डिस्कस किया। ट्रेस बायो एलिमेंट्स का मतलब होता है इंतहाई से भी स्मॉल अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा कम। ये आप देख लें कि मेजर बायो एलिमेंट्स 99% अमाउंट पाया जाता है, माइनर बायो एलिमेंट्स 1% पाए जाते हैं। जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स होते हैं वो आप समझे कि 0.01% से भी कम अमाउंट में। ट्रेसेस का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में पाए जाने वाले। ठीक है। अच्छा, ये तो यहाँ तक डिस्कशन हो गई है। तो अभी तक ये जो डिस्कशन है ना, मैं इसको क्विक 1 मिनट में समराइज़ कर देता हूँ, आप लोग देख लें। हमने क्या डिस्कस किया, 92 नेचुरली अकरिंग बायो एलिमेंट्स है, उसमें से 25 बायो एलिमेंट्स है, 16 ह्यूमन में पाए जाते हैं। मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है। 6 जो है वो 99% मेजर बायो एलिमेंट्स है और जो 1% हमारे बॉडी का हिस्सा है वो टोटल 10 है और उसको माइनर बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। जनरल नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूँ, यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन पाया जाता है। अच्छा, अब हमने डिस्कस किया कि जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर क्या बनाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो देखते हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं और कौन बनाता है उसको। तो लिखा है यहाँ पर कि बायो एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म क्या, आप लोग देख ले, बायो मॉलिक्यूल्स। जितने भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सब रिएक्शन कर लेंगे और यहाँ पर बायो मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में बनते हैं ये 2 तरह के हैं। एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल और दूसरे को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। हमने इन डेफिनेशंस में रिसर्च नहीं करना कि ऑर्गेनिक क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं। फ़िलहाल बस सिर्फ और सिर्फ यही बोलते हैं कि ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आप लोग बोले CH बॉन्ड्स नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है उसके एग्जांपल्स क्या है, वाटर और मिनरल्स।
वाटर में आप लोग देख ले H2O है, इसमें तो कोई जो है वो CH बॉन्ड नहीं होता ना, तो आप बोले कि ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है। इसी के साथ साथ जो ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है वो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, DNA और RNA। ये जो चार आप लोगों के सामने दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनको हम फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी आप समझे इसी से बनती है, इसी से बनती है। देखिए ना, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर DNA और RNA मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगों ने डिस्कस किया है, एंजाइम्स भी क्या इसको बोलते हैं, एनर्जी सोर्स है हमारे लिए। इसके अलावा सेल के अंदर मौजूद होते हैं एंड सो ऑन, सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये सारे के सारे आप लोग याद रखेंगे, चारों के चारों को हम फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा बॉडी बनाते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं। आप लोग ऐसा कर ले कि लेक्चर को स्टॉप करके अपनी बुक ज़रा ओपन कर ले, तो बुक के अंदर पता है क्या डिस्कस किया है, अभी के भी 1 मिनट के लिए स्टॉप करके आगे पेजेस ज़रा जो है वो स्वाइप कर ले, एक दफ़ा देख ले। सबसे पहले वाटर डिस्कस किया है, फिर कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया है, फिर इसके बाद प्रोटीन डिस्कस किया है, फिर लिपिड्स, फिर न्यूक्लिक एसिड। तो इस चैप्टर में हमने पता है क्या करना है, इस चैप्टर में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, लेकिन चूंकि वाटर भी हमारे बॉडी में मौजूद होता है तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो आप लोग का पूरा चैप्टर में यही स्टोरीज चलेंगे, ठीक है। ये जो टेबल है, इस टेबल से अब बहुत पहले MCQs कुछ आते थे, इससे रट्टे आप लोग लगा ले, आजकल नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी खैर एक दफ़ा देख ले। पेपर में अगर इनकेस आता है मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेल के अंदर कौन सा है, तो वो तो सबको पता है कि वाटर है। 70% आप लोग बोलेंगे कि हमारे सेल के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये एक सेल ले, ये सेल आपने लिया, इससे सारा वाटर बाहर निकाल दो। ये आपने सारे का सारा वाटर बाहर निकाल दिया, तो कितना वाटर निकल गया, 70% वाटर निकल गया ना। पीछे क्या बच गया, पीछे आप बोलेंगे ड्राई वेट बच गया। सेल से जब आप वाटर निकालते हैं ना, तो जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राई वेट बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि सेल में 70% वाटर है और 30% जो सेल का होता है उसको हम ड्राई वेट बोलते हैं। अब वो जो 30% है ना, वो ये रिमेनिंग सारी चीज़ें हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब मिला के 30% बना रहे हैं। तो अगर आप लोग इस 30% को देख ले, इसमें तो 15% क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। 15% क्या है, प्रोटीन है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ड्राई वेट का जो 50% हिस्सा होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो अगर पेपर में इन केस आता है कि मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कौन सा है, आप बोलेंगे वाटर। लेकिन अगर आता है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल कौन सा है, तो फिर प्रोटीन है, फिर क्या है, प्रोटीन है। और अगर पेपर में आता है कि मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ड्राई वेट में कौन सा है, तो ड्राई वेट में आप लोग याद रखेंगे कि प्रोटीन होता है। 50% आप लोग याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। बाकी इस पे आप लोग रट्टा लगा ले कि जो है वो RNA जो है वो 6% होता है, 1%। इसके रीज़न्स अगर इन केस आप लोगों को पता है तो वो मुझे बता दे, अच्छी बात है। कमेंट्स में नहीं पता तो टीचर के साथ डिस्कस कर ले कि RNA बैक्टीरिया में इतना ज़्यादा क्यों है और RNA मैमल सेल्स में क्यों कम है। DNA बैक्टीरिया के सेल में ज़्यादा क्यों है और मैमल्स के सेल्स में जो है वो कम क्यों है। तो इस हर एक का रीज़न होता है। रीजनिंग टीचर के साथ नहीं करनी, रीजनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट आप लोगों के एक थॉट दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, और बाकी ये है, आसान है, सिंपल सा है। तो अगर आप लोग बोलते हैं, मैं इसको 1 सेकंड में समराइज़ कर देता हूँ इस पूरे लेक्चर को। सबसे पहली बात आप लोगों ने डिस्कस किया कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं, आप लोग बोलते हैं एटम्स या एलिमेंट्स से बने होते हैं। एटम्स या एलिमेंट्स यूनाइट होके एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग थिंग्स के बॉडी में हो उसको बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है, और हमने इस चैप्टर के अंदर सारे बायो मॉलिक्यूल्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। अच्छा,
हमारा जो आगे का लेक्चर होगा उसमें हमने ये समझना है, जिसका मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे किया है, कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स है, ये एक दूसरे के साथ ऐसा क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एक दूसरे के साथ वो कौन से बॉन्ड्स है जो बनाते हैं और जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल बन जाता है। आसान सा चैप्टर है और कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को पास करके आप लोग सुनेंगे। अच्छा, बस ये तो यहाँ तक डिस्कशन हो गई है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब और लाइक इस वजह से करेंगे क्योंकि अगर मैं सब्सक्राइब और लाइक्स वगैरह नहीं आएंगे तो मैं बार बार रिपीटेडली इस वजह से बता रहा हूँ कि इसके बिहाइंड बहुत सारी एफ़र्ट चल रही है। पूरा दिन ज़ाहिरी सी बात है कि टाइम इस पे लगता है, प्रेजेंटेशन पे अरेंज करने में, फिर अपलोड करने में कम से कम एक लेक्चर में 2 से 3 घंटे जो है वो लग जाते हैं, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है। तो अगर मुझे कोई इनकरेजमेंट नहीं मिलेगी तो फिर पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो कोशिश कर ले कि फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर लिया करें, देखना है या नहीं देखना, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लिया करें, ताकि मुझे कोई एफ़र्ट जो है उसका कुछ फ़ायदा नज़र आ जाए कि हाँ कुछ हो रहा है। ऑल्दो यूट्यूब से कोई इतनी वो नहीं होती अर्निंग वगैरह, एजुकेशन में सबको पता है वो फजूलियात में होता है, लेकिन कोशिश कर लिया करें, फैमिली मेम्बर से भी सब्सक्राइब करवा दे और कमेंट्स वगैरह ज़रूर कर लिया करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।